अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, बांग्लादेश के हवाले से चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होती जा रही हैं। हमने तो पहले ही बताया था, जो वो साबित हो रहा है कि किस तरह बांग्लादेश में एक ग्लोबल इकोसिस्टम ने कार्रवाई की है। मैं बस इससे पहले बांग्लादेशी लोगों के लिए बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि किस तरह के मूर्ख लोग हैं। आपको हसीना वाजिद नहीं पसंद, आपने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जो भी है अपनी जगह। शेख मुजीबुर रहमान का क्या कसूर था? आपको पता है इस आदमी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं आपकी इस आज़ादी के लिए जो आप कर रहे हैं। अब देखें बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, इससे ज़्यादा भयानक आपके लोगों के साथ हो रहा था। आज अगर आप पाकिस्तान में होते ना, तो आप भी भिखारियों की लाइन में लगे होते, आटे की लाइन में लगे होते। आप ये प्रोटेस्ट कर भी नहीं सकते थे। वेस्ट को बांग्लादेश का प्रोटेस्ट पे जुल्म कर रही है हसीना वाजिद। यहाँ बलूचिस्तान में केपी में क्या कर रही है पाकिस्तान आर्मी? कुछ नहीं, इसलिए कि इनकी नाजायज औलाद है पाकिस्तान आर्मी अमेरिका की, तो इनके सब जुल्म बर्दाश्त। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसके खिलाफ गलत प्रोटेस्ट हो रहा है, वो अगर प्रोटेस्ट को रोकने के लिए क्या करेगी फिर? तो उस पर हंगामा मचाया हुआ था। मैं बांग्लादेशी लोगों से सिर्फ एक सवाल करता हूँ, शेख मुजीबुर रहमान के तस्वीरों के साथ, उसकी पुतले के साथ आप जो चीज़ें कर रहे हो, आपको पता है आपको आज जिस आज़ादी से आप रह रहे हो ना, वो इस आदमी की बदौलत है। 47 में स्टूडेंट लाइफ में इसने भारत से मुस्लिम देश लेने के लिए लड़ाई लड़ी, फिर 71 में ऑल 60s और फिर 71 तक पाकिस्तान के खिलाफ डट के खड़ा रहा। अगर चाहता तो वो भी उस वक्त डील करके फर्स्ट क्लास रह सकता था। अगर याह्या खान के साथ मुजीबुर रहमान डील करके रह जाता तो उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना देते शायद पूरे पाकिस्तान का। लेकिन उसने आप लोगों के लिए ये सब किया। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? 75 में आप ही के लोगों ने जाके मार दिया उसको। घर में 18 लोग उसकी फैमिली के मारे गए। इतनी कुर्बानियां दी हैं। आपको पता है आपकी 1 मिलियन औरतों का रेप किया था इसी पाकिस्तानी फौज, जो आपके आज इस्लामी बिरादर आप जिनको मानते हैं, यही पाकिस्तानी फौजी थे जिन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी, जहां से आपने प्रोटेस्ट शुरू किया है, उस यूनिवर्सिटी में घुस के सारे प्रोफेसरों को मार दिया। हजारों लोगों को, स्टूडेंट्स को और प्रोफेसरों को मारा था। मूर्ख हो आप लोग। आपको पॉलिटिकल डिफरेंस है, हसीना वाजिद नहीं पसंद, समझ में आता है। आपने उसके खिलाफ किया, वो भी गलत है, लेकिन चलो फिर मुजीबुर रहमान का क्या कसूर है? सिर्फ इसलिए कि वो हसीना वाजिद का बाप था। उसने आप लोगों को आज जो आजादी है वो दिलाई है। ऐसे काम करते हैं ये जिहादी कि आदमी सोचता ही रह जाए कि यार ये कितने एहसान फरामोश लोग हैं। चाहे वो पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, इंडिया के हों, यूरोप के हों, अमेरिका के हों, जहां जाते हैं, जहां रहते हैं, जिसका खाते हैं, जिसकी वजह से आज़ादी के सांसें लेते हैं, उसके साथ ये कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरा क्या ताल्लुक है मुजीबुर रहमान से या बांग्लादेश से या बंगालियों से? मैं तो अच्छा खासा कराची में पैदा हुआ था। कराची में तो नहीं था ना ये मसला बंगालियों वाला। लेकिन एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक इंसान होने के नाते मुझे बड़ा दुख होता है कि एक आदमी ने इतना आपको एहसान किया, आप उसके साथ ये कर रहे हो। फिर आपको कोई मदद की या कोई हमदर्दी की डिजर्व नहीं करते आप लोग। फिर आप क्रांतिकारी हो, बांग्लादेश के हमदर्द हो, आप ये लूट के लेके जा रहे हो। मतलब कोई हद होती है। डकैत बन गए हो आप, घटिया बन गए हो आप इस्लामिक, आप स्टूडेंट्स। और वेस्ट के अखबार क्या लिख रहे हैं? टेक्निकल जायंट्स, बांग्लादेश स्टूडेंट वेरी एजुकेटेड। ये स्टूडेंट एजुकेटेड हैं, ये क्या क्या लूट के टॉयलेट की सीट लेके जा रहे हैं भाई। साड़ी जिसको मिली साड़ी लेके गए, बकरा मिला बकरा लेके गए, बत्तख मिली बत्तख लेके गए, मुर्गा मिला मुर्गा लेके चले गए। फिर आप साबित करते हो कि डीएनए से कुछ नहीं होता,
डीएनए तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सबका एक ही है, लेकिन ये जो फिर आपकी जो रिलीजियस बिलोंगिंग है ना, वो हमने यही चीज़ हर जगह देखी है आपकी। हद होती है यार, हद। मतलब आप तो डाकू लुटेरे निकले। और फिर यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जिस आर्मी ने हसीना वाजिद को कहा कि 45 मिनट में रिजाइन करके भाग जाओ, वो आर्मी इनको रोक नहीं पा रही। कहाँ सोई हुई आर्मी? कर्फ्यू में ये सब हो रहा है। 2 दिन तक होता रहा। कितने लोगों को उल्टा लटका के, मैं वीडियो थोड़ी दिखा सकता हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है हमारे पास। यहाँ पे कुछ दिखाने की इजाजत नहीं है हमें, है ना? आप लोगों ने खाली एक ट्विटर है, एक्स, जहां पे हर चीज दिखाने की इजाजत है, खुला डुल्ला है। एलन मस्क को सलाम है कि उसने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है। उल्टा लटकाया हुआ है लोगों को, लाशों के ऊपर आप छलांगे मार मार के उसको मार रहे हो। ये आप क्रांति ला रहे हो? आप तो क्रिमिनल हो। और अब इसमें वेस्ट का क्या रोल है? ये इकोनॉमिस्ट क्या लिखता है? बांग्लादेश डिक्टेटर फ्लीज। बांग्लादेश डिक्टेटर। वो भाई साहब मेजोरिटी से इलेक्शन जीत के आई है। अमेरिका का मैथ्यू मिलर कहता है कि हमने प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद के रेजिग्नेशन को देखा और वो बांग्लादेश छोड़ के चली गई हैं। हम सिचुएशन को देख रहे हैं केयरफुली, और हम सबको कहते हैं कि ज़रा वायोलेंस से दूर रहो। सबको कहते हैं पीसफुल रहो, काम रहो। अब आप मुझे ये बताओ भाई कि ये कैसी डेमोक्रेसी अमेरिका बहादुर अब की? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का रिस्टोरेशन ऑफ गवर्नमेंट की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। मैथ्यू मिलर ने तो ये कहा। अब ये यूएस सेनेट मेजोरिटी लीडर चक स्कूमर कहते हैं हसीना का वायोलेंट रिएक्शन लेजिटिमेट प्रोटेस्ट के ऊपर। बांग्लादेश के स्टूडेंटों ने पूरा बांग्लादेश को हाईजैक किया हुआ था, प्रोटेस्ट के नाम पे वायोलेंस कर रहे थे, वो लेजिटिमेट है इनके लिए। तो फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप को आपने जानबूझ के झूठे इलेक्शन में हराया, रिग्ड इलेक्शन में 2020 में, तो उसके सपोर्टर जब निकले थे तो वो भी लेजिटिमेट था। फिर आई अपलोड ब्रेव प्रोटेस्टर्स, इंसाइट कर रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं है, यूएस सेनेट का मेजोरिटी लीडर। और हमारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन क्या कहता है? हम चाहते हैं कि स्विफ्ट एक्शन लिया जाए, डेमोक्रेसी कायम रहनी चाहिए। डेमोक्रेसी अगेन, कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि वो बता रहा था अमेरिकन कि डेमोक्रेसी हमारे लिए उस वक्त तक अच्छी है जब तक वो जो डेमोक्रेसी में जीत के आता है वो हमारे अंडर में काम करने को तैयार है। हमारे डिक्टेशन पे चलता है तो डेमोक्रेसी है, नहीं तो नहीं है। इजिप्ट का जनरल सीसी डिक्टेटर है, लेकिन इनके लिए कबूल है क्योंकि इनके डिक्टेशन पे चलता है। लीबिया का मुअम्मर कद्दाफी इनके लिए कबूल नहीं था, हालांकि वो भी एक डिक्टेटर था, ठीक है ना, वो भी कोई इलेक्शन नहीं कराता था, सब कुछ। ये सीसी भी लाइफ टाइम के लिए बना हुआ है, तो कद्दाफी को घुस के मारा उन्होंने। ये इनकी डेमोक्रेसी है। ये ब्रिटिश का वो कह रहा है कि डेमोक्रेसी कायम रहनी चाहिए। बस डेमोक्रेसी ये है कि हसीना वाजिद वॉज लीगल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, लेकिन आपने हसीना वाजिद को निकाल दिया। ये डेरेक ग्रोसमैन साफ अल्फाज में बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने सैंक्शन नहीं किया ये बांग्लादेश का कू, बगावत, लेकिन वॉशिंगटन का टोटल सपोर्ट था इन प्रोटेस्टर्स को, और इन्होंने इस बगावत को जो कि आर्मी ने टेक ओवर किया है इसको कंडेम नहीं किया। ना ही इन्होंने ये मतलब बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कहा है, आर्मी को कहा है कि आप जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको वापस लाएं, क्योंकि उसूल तो यही कहता है कि बांग्लादेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, सिर्फ 5-6-7 महीने पहले इलेक्ट हुई थी, उसको वापस आना चाहिए, ये डिमांड होनी चाहिए। लेकिन नहीं,
अब इसमें आप ये देखें कि अमेरिका ने शेख हसीना वाजिद का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, जो वीज़ा था कैंसिल कर दिया। शेख हसीना वाजिद ने इंग्लैंड से अजाइलम की रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मना कर दिया है। जो खबरें आई है, मैंने यूएस ऑफिशियल की, मुझे कोई अभी तक, या यूके ऑफिशियल की ऐसी चीज़ नहीं आई, लेकिन कुछ क्रेडिबल प्लेटफॉर्म से हमें ये खबरें मिली हैं कि यूके ने भी उनको अजाइलम ग्रांट करने से मना कर दिया है। भारत ने भी उनको लॉन्ग टर्म अपने पास रखने से मना कर दिया है। टेम्परेरी उधर से भागने का और कोई रास्ता नहीं था। कहाँ जाती? म्यांमार जाती, चाइना जाती, इधर ही आना था। तो लेकिन, और मैं समझ सकता हूँ, यूके, यूएसए, भारत के जो जेन्युइन कंसर्न्स है वो मैं समझ सकता हूँ, इसलिए कि भारत में भी करोड़ों बंगाली रहते हैं, उसमें से कितनों को हसीना वाजिद से नफरत होगी। मुसलमान बंगाली भी हैं भारत में, वेस्ट बंगाल में है, त्रिपुरा में है, वो हाँ त्रिपुरा में है, आसाम में है। भारत के अमन के लिए खतरा है। तो मैं समझ सकता हूँ भारत का कंसर्न कि भारत, ठीक है, हसीना वाजिद भारत की एक अलाय थी, लेकिन अलाय भारत का बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, कोई पर्सनालिटी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये है कि भारत का कंसर्न जेन्युइनली समझ में आता है। इसी तरह यहाँ पे इंग्लैंड में सारे बांग्लादेश के सारे मेले इधर जमाए, तो इनका कंसर्न भी हम समझते हैं। अमेरिका में भी यही बेशुमार बंगाली हैं। आप जैक्सन हाइट न्यूयॉर्क में चले जाएं, पूरा बांग्लादेश लगता है, बंगाल लगता है। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ जाती हैं। अरब देश में शायद ये जाना पसंद ना करें, हालांकि इन्होंने जमात इस्लामी को बैन किया था, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा इनको वो किया जा रहा है। लेकिन जमात इस्लामी इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड की ही एक तरह की वो है ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सऊदी अरब में बैन है, दुबई में बैन है। लेकिन लेट्स सी, हसीना वाजिद के बेटे ने तो कहा कि अब हम थक गए भाई, अब हमारे ख़ानदान ने 3 बार इंकलाब लाए, हम आर्मी को शिकस्त दी और हर बार हमें तकलीफ़ उठानी पड़ी, अब हम वापस पॉलिटिक्स में, हमारे ख़ानदान से कोई नहीं आएगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, अब इस पे मैं 2 लेख आपके सामने रखूँगा। राजीव मल्होत्रा जी, मैं कनाडा जा रहा हूँ 16 अगस्त को, राजीव जी से भी वहाँ पे मुलाकात होगी। टेक टीवी के उस प्रोग्राम में राजीव जी भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और भी कई लोग हैं। राजीव जी ने कहा है कि एक वोक आइडियोलॉजी है जिसने पूरी दुनिया को जकड़ लिया है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। उस वर्ल्ड ऑर्डर में नोच नोच के खाने के लिए 3 मेजर क्वार्टर्स हैं, अमेरिका, जिहादी, चाइना, और सब चाहते हैं इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में बड़े से बड़ा शेयर इनको मिले। इन्होंने कहा बदकिस्मती से जब हम ये बात करते हैं तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस है ना, वो कहते हैं अबे छोड़ो ना यार, तुम तो बकवास कर रहे हो, तुम उड़ा रहे हो, और ऐसी चीज़ों को कंस्पायरेसी थ्योरी करके वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज़ें हकीकत में दुनिया में हो रही हैं। अजीज़ दोस्तों, ये एक डिटेल्ड इस पर रिपोर्ट है कि जो हसीना वाजिद को हटाने के असल किरदार थे ना, वो अमेरिका और यूके में थे। टेंशन उस वक्त शुरू हुई जब जनवरी के इलेक्शन से कुछ दिन पहले हसीना वाजिद ने कहा कि मुझे एक वाइट आदमी, गोरा मिला, पावरफुल, जॉर्ज सोरोस भी हो सकता है, पता नहीं कौन कौन हो सकता है, और उसने मुझसे एक ही डिमांड की कि हम म्यांमार, बर्मा और बांग्लादेश के कॉर्नर में से मिला के एक छोटा सा क्रिश्चियन देश बनाना चाह रहे हैं। और हसीना वाजिद ने ये कहा
कि ईस्ट तिमोर जैसे इन्होंने इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश में से कोने में से एक छोटा सा क्रिश्चियन देश बनाया है, ईस्ट तिमोर। उस इलाके में अमेरिका के लिए अड्डा। इसी तरह उस वाइट मैन ने हसीना वाजिद से कहा कि हम बांग्लादेश और म्यांमार के कॉर्नर में एक हवाई अड्डा बनाना चाह रहे हैं, मिलिट्री बेस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियन देश बना के। हसीना वाजिद ने कहा नहीं। उन्होंने कहा हम आपको पूरी फैसिलिटीज़ देंगे, इस इलेक्शन में भी आपको बिल्कुल क्लियर जितवा देंगे और आगे हम बांग्लादेश के लिए बारिशें कर देंगे ऑफर्स की और सहूलियत की, आप सिर्फ ये मान लें। उन्होंने मना कर दिया। असल वजह वहाँ से बनी और मना करके उन्होंने इंटरव्यू में ये बात बता भी दी, जिसकी सज़ा अब उनको मिल रही है। CNN 18 ने तो आज से काफ़ी दिनों पहले ही बता दिया था कि हसीना वाजिद रिज़ाइन करने वाली है। एक टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज ने कहा है कि डेविड बर्गन, पिनाकी भट्टाचार्य, तारिक रहमान और नेत्रा न्यूज़ के मालिक, ये सब इंग्लैंड में बैठ के ये सारा प्रोटेस्ट हैंडल कर रहे थे। और इतना ज़्यादा इन्होंने उनके अंदर पैसा भी देखें कहाँ कहाँ से आता है, आगे मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये है कि इन चीज़ों ने हसीना वाजिद की इस सिचुएशन के ज़िम्मेदार हैं ये सब लोग। और सबसे बड़ी बात यह कि हसीना वाजिद ने ये बात आके इंटरव्यू में बता दी, जिससे इनको बहुत गुस्सा आया और प्रोटेस्ट को बाकायदा एक ऑर्गेनाइज शक्ल दी गई। और देखें ख़त्म हो गया था मामला। जिस बेस पे इन्होंने कोटा सिस्टम पे प्रोटेस्ट शुरू किया था, वो कोटा सिस्टम तो अदालत के हाथ में था, वेट करना होता है ना। अदालत से तो कोई, मतलब भारत में अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो भारत की सरकार, एक मिसाल है, भारत की सरकार एक कानून बनाना चाहती है, एक कानून ख़त्म करना चाहती है और कोर्ट में मामला चला जाता है तो भारत की सरकार अब बैठ जाएगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। ये दुनिया भर में है ना। तो वहाँ पे भी यही था, लेकिन इन्होंने प्रोटेस्ट किए। कोर्ट ने जल्दी तारीख बुला के इनके हक में फैसला भी दे दिया, तो अब हमें हसीना वाजिद को हटाना है। यानी साफ नज़र आता है कि मकसद प्रोटेस्ट का हसीना वाजिद को हटाना था। और कौन है हसीना वाजिद के खिलाफ, ये आपको अच्छी तरह पता है। ये मैं खुल के बता भी रहा हूँ ना आपको। इसी तरह BNP जो बलूचिस्तान की खालिदा जिया की पार्टी है, उसके और यूनुस हसन जो कि अब बांग्लादेश का टॉप आदमी बनने वाला है, करीमन बैंक का, उसके वेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा डांडे मिले हुए हैं। और ये जो 4 नाम मैंने अभी बताए थे शुरू में, जो UK में बैठ के जो ये सारी डोरियां हिला रहे थे, ये लॉबिंग कर रहे थे वेस्ट में बैठ के। और थोड़ा सा हसीना वाजिद है ना, इंडिया और चाइना दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हो गए, पसंद नहीं आया। इंडिया इज़ सच ए ह्यूज पावर कि इंडिया के ख़िलाफ़, हालांकि कोशिशें पूरी जारी हैं कि इंडिया में भी इस टाइप का प्रोटेस्ट हो कोई, लेकिन बांग्लादेश नहीं है इंडिया। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारे मामला हुए। जॉर्ज सोरोस ने रेगुलर फंडिंग की है रोहिंग्यास के नाम पे जो बांग्लादेश में रहते हैं, या बांग्लादेशी वहाँ पे जो हैं, जो रोहिंग्यास के होस्ट हैं। जैसे 2018 में $10 मिलियन दिए, ऐसे रेगुलर फंडिंग मिलती रहती है ओपन सोसाइटी जो जॉर्ज सोरोस की है उसकी तरफ से। बाकी पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई अब बन गए हैं। मैंने शुरू में बताया कि मूर्ख जानते नहीं कि इसी पाकिस्तान ने क्या हाल किया था बंगालियों का, और भूखे नंगे बंगाली कहलाते थे पाकिस्तान में, और रहे भी ये। बाद में भी कौन सा तरक्की कर ली थी, ये तो हसीना वाजिद को दुआएं दो। देखें, हसीना वाजिद जब आई थी ना, तो बांग्लादेश की GDP है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो $150 बिलियन
डॉलर थी, इस वक्त बांग्लादेश की 450 बिलियन डॉलर है, 3 गुना बढ़ा दी। 1971 से हसीना वाजिद के आने तक 2009 तक 150 बिलियन डॉलर, और हसीना वाजिद ने 450 पे पहुंचा दिया। आप कहते हैं कि नहीं, इकोनॉमी से ज्यादा उनको उनकी डिक्टेटरशिप। अबे भाई, उसके पास मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में आप अपने फैसले कर सकते हैं भाई, क्योंकि मेजॉरिटी पब्लिक आपको वोट देती है ताकि आप उनकी मर्जी का फैसला करो। इसमें डिक्टेटरशिप का क्या है? हर चीज पार्लियामेंट से थ्रू होकर लीगली चीजें होती हैं तो डिक्टेटर। जैसे आपकी अरफा खानम शेरवानी, मेरा दिल करता है कि मैं किसी दिन इसकी कहती है कि संघी प्लेबुक अब बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स को बदनाम कर रहे हैं। जब डिक्टेटर हसीना थी तो सब अच्छा था, लेकिन अब डेमोक्रेटिक टेक ओवर हो रहा है। बताओ यार, क्या कहना क्या चाह रही है? ये डेमोक्रेटिक टेक ओवर है। जब एक आर्मी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दे, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यही इनकी जो मजहब इनके अंदर घुसा हुआ है ना, जो हालांकि इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये यूज करते हैं मजहब को। इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इनकी लाइफ स्टाइल में मुझे बता दे कौन सा इस्लाम है। यूज करते हैं अपने मफाद के लिए, और उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है ये। इनकी लेविश लग्जरी लाइफ है ना, उसी इकोसिस्टम से बनी है। कहती हैं कि ये भारत के संघी है ना, ये डेमोक्रेसी से नफरत करते हैं। इनके लिए डेमोक्रेसी वो है जो अखिलेश यादव जीते तो डेमोक्रेसी है, जो अवैसी जीते तो डेमोक्रेसी है, मोदी जी जीते हैं तो डेमोक्रेसी नहीं है। आनत है या अल्लाह। अजीज दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन इस इश्यूज जो चीज़ें चल रही हैं इस पर इतनी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे यूनुस है, मैंने यूनुस जिसको कि ये लोग अब बना रहे हैं अपना बांग्लादेश का चीफ एडवाइज़र ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, अब स्टूडेंट खुल के आ गए सामने कि यूनुस को बनाओ प्राइम मिनिस्टर। यूनुस है ना, इसने ग्रामीण बैंक बनाई थी। अमेरिका जब भी वेस्ट चाहता है ना कि किसी को ठप्पा लगाना है कि ये हमारा बंदा है, उसको नोबेल पीस प्राइज दे देते हैं। जैसे मलाला यूसुफजई वेस्ट की डार्लिंग है ना, जिसको मतलब यासिर अरफात को मिला, इज़ाक राबिन को मिला, ओबामा को मिला। जिसको इनका डार्लिंग होता है, जो इनका सबसे बड़ा वो वेपन बनाना चाहते हैं, उसको नोबेल प्राइज दे देते हैं। तो ये यूनुस को नोबेल प्राइज दिया था, अब ये चीफ एडवाइज़र बनेगा। द स्टोरी टेलर बताते हैं कि इनकी फंडिंग होती है अमेरिकन इकोसिस्टम की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। हसीना वाजिद का यूनुस से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, हमेशा इनका झगड़ा होता रहा है। और इन्होंने जो बैंक बनाया था उसके भी पैसों के हवाले से काफ़ी गड़बड़ी थी, करप्शन के हवाले से। ये देखें, इसको क्या क्या अवार्ड नहीं मिले। मोहम्मद यूनुस क्लोजली एफिलिएटेड विथ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। पहले फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला 2009 में, और फिर कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला 2010 में। इसने 2020 में लेटर साइन किया नेशनल एंडोवमेंट फॉर डेमोक्रेसी के, और नोबेल प्राइज भी दिया। तो अब इनकी मर्जी का बंदा बिठाएंगे ना। तो ये है कि खुल के सामने आ गए हैं। और यूनुस भाई कहते हैं कि आज हम आज़ाद हुए हैं, आज हम बांग्लादेश आज़ाद हुआ है। अबे तुमको पता ही क्या है कि आज़ादी क्या है? आज तुम गुलाम हुए हो। आज़ादी तो शेख मुजीबुर रहमान ने तुम लोगों को दिलाई थी, आज तुम गुलाम हुए हो। तुमने अपनी बंगाली कौम को गुलाम कर दिया है। अजीज दोस्तों, मेरे पास बहुत सारा है इस टॉपिक पे, लेकिन अब लंबी बहुत हो गई है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।